हेलो गाइस, वेलकम टू रंगाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है, पंचायती राज व्यवस्था का थ्योरी वाला जो पोर्शन है, टॉपिक है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो जो दोस्त पंचायती राज व्यवस्था के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक को अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, पहले जाकर सारे वीडियो को कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन सेक्शन पे आएँ। ठीक है ना। हमेशा से कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आया करो। सबसे पहले जो उसके थ्योरी का टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है ना। तो अपने वायदे के अनुसार, जैसा कि मैंने कोर्स स्टार्ट करने के पहले ही आपको बताया था कि जैसे ही मेरा कोई सा भी चैप्टर खत्म होगा, उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना जिनकी काफ़ी अधिक है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो उसी बात को रखते हुए मैं आज भी पंचायती राज व्यवस्था से 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी परीक्षा में। तो अभी भी जो हमारे दोस्त रंगाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ उसको कर लीजिए और सारी अपडेट और सारा सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर पास आएगा, जितने भी टॉपिक हैं सबका टेस्ट सीरीज यहाँ पर आएगा, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, चाहे वो ग्राम समाज एवं विकास हो, चाहे वो गणित हो। ठीक है ना। उन सब की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराई जाएगी। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है मेरा, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं, या फिर हम उसे वैदिक काल बोलते हैं, जब आर्यंस की हमारे देश में एंट्री हुई। ठीक है ना। तो उस समय बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और तमिल साहित्य, आपको पता ही होगा कि वैदिक साहित्य में ग्राम को लेकर जो वहाँ पर हवन होते थे, पूजन होता था, उसको लेकर वैदिक साहित्य में हे भगवान, हे प्रकृति, हमारे गांव को समृद्ध करें, हमारे ग्राम को खुशहाल करें, ऐसी जो है मंगलमय आरती का वहाँ पे उच्चारण है। वहाँ पर लाइनें लिखी गई हैं कि हमारे ग्राम को समृद्ध करें, सारे संकटों से बचाएं और हमारा ग्राम फले फूले। तो सबसे पहले जो ग्राम शब्द का वर्णन है हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर बी होगा, वैदिक साहित्य। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। दोस्तों जैसे आज हमारे पंचायत का जो प्रमुख होता है वो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसी प्रकार से वैदिक काल में जो गांव की व्यवस्था थी, जो उसका प्रमुख होता था, उसको हम क्या बोलते थे। ऑप्शन में देखते हैं, ग्रामणी, ग्राम रक्षक, ग्रामपति और ग्रामीण। आपको स्पष्ट होगा, हमने पढ़ा भी है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का जो मुख्य व्यक्ति होता था उसको हम वहाँ पर ग्रामणी बोलते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि ग्रामणी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, मध्यकालीन भारत का अर्थात मुगलों का शासन। मुगलों के शासन को जो बाबर हो गए, ठीक है ना, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, इनके मुख्यतः शासन को 1526 से लेके 1739 तक, यानी कि 1730 के आसपास तक के शासन को मध्यकालीन भारत में हम जोड़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, ग्रामीण स्वशासन, गांव के लोगों के खुद का शासन, पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई। नगरों पर अधिक ध्यान देना। दोस्तों हमने पढ़ा था कि मुगल काल में नगरों पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता था यदि मैं तुलना करूँ तो गाँव से। जमींदार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। मुगल काल में जमींदार और जागीरदार दोनों होते थे, और जमींदार का काम क्या था कि गाँव से टैक्स वसूल कर शासन को सौंपना, अर्थात गाँव के लोग जो थे वो जमींदारों के नीचे दबते थे, पिसते थे, कि उनको टैक्स वसूलने का एक जरिया बना दिया गया था। जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना कि 25 गांव 30 गांव की जो जागीरदारी है एक व्यक्ति को मिल गई, अब वह अपने अनुसार टैक्स का कलेक्शन कर रहा है। ठीक है ना। तो यह सभी जो घटनाएं हैं, चाहे नगरों पर अधिक ध्यान देना अर्थात गाँव पे कम ध्यान देना, जमींदारी को बढ़ावा देना, जमींदारी से गाँव के विकास को काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। दोस्तों मैं आपको बताया था
कि जमींदारी प्रथा की जो ज़मीन होती थी वह शासन की होती थी, वह सुल्तान की होती थी, वह शासक की होती थी। और जमींदार को तब तक ही ज़मीन मिलती थी जब तक वह अच्छे से कर वसूल कर उसको दे। तो ना तो ज़मीन जमींदार की हुई, ना तो ज़मीन गांव वालों की हुई, और गांव वालों से उनकी ज़मीन कब छीन ली जाएगी इसका कोई फिक्स समय नहीं था, और जमींदार से भी कब ज़मीन छीन ली जाएगी यह भी कोई फिक्स नहीं था। तो अर्थात ज़मीन की क्वालिटी, रख रखाव, देखभाल को उठाने का प्रयास ना तो जमींदार ने किया ना तो किसान ने किया। आप बताइए कि आप किराए के मकान में रहते हैं तो क्या आप उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, रख रखाव बहुत अच्छे से कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगले महीने में मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसीलिए जो गाँव की ज़मीन थी उनका रख रखाव अच्छे से नहीं हुआ, और टैक्स का दोहन, कर का दोहन काफ़ी तेज़ी से हुआ। इसलिए जमींदारी प्रथा में किसान को या फिर गांव को बढ़ावा नहीं मिल पाया। और कुछ इसी प्रकार का सिस्टम जागीरदारी प्रथा में भी था। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदारी को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, यह तीनों ही पॉइंट पंचायती व्यवस्था को कमज़ोर करने के कारण सिद्ध हुए। अर्थात उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। शिवाजी के समय में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? शिवाजी अर्थात मराठे। और मराठे का जो आज का जो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, उधर इनका जो शासन था वो बहुत अधिक था। शिवाजी और औरंगजेब की भिड़ंत के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, ठीक है ना। औरंगजेब अपने शासन का, अपने जीवन का मुख्यतः सारा ही समय मराठों को दबाने और शिवाजी को पराजय करने में ही बिता दिया। जो दक्षिण की उसकी विजय थी, लेकिन अंततः वह प्रॉपर तरीके से शिवाजी और मराठे को खत्म नहीं कर पाया। मुगल काल के, मुगल शासन के डिक्लाइन, यानी कि मुगल शासन के खत्म होने का एक कारण और भी था। मुगल शासन के कमज़ोर होने का एक मुख्य कारण में से यह भी आता है कि औरंगजेब का शिवाजी से युद्ध, ठीक है ना। तो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या अमात्य, ठीक है ना। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान का मतलब कि जो ग्राम होता है, जो गांव होता है, जो पंचायत होती है, उसका प्रमुख, उसके प्रमुख को क्या बोलते थे शिवाजी के समय में? जैसे आज हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम प्रमुख होते हैं, उनको हम प्रधान या मुखिया बोलते थे। तो शिवाजी के शासन में जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे? तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए पाटिल, ठीक है ना। आप लोग मूवी देखे होंगे कि महाराष्ट्र टाइप के जो कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं उनका सरनेम पाटिल होता है, ठीक है ना। तो पाटिल जो होते थे वह शिवाजी के समय में ग्राम प्रधान हुआ करते थे, गांव के मुखिया हुआ करते थे, ठीक है ना। अमात्य, जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे आप, जब नंद वंशों का शासन था तो मंत्रियों के प्रमुख को अमात्य प्रमुख बोलते थे। धनानंद था ना चंद्रगुप्त मौर्य के पहले, तो जो उसका सबसे प्रमुख मंत्री होता था, जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसको अमात्य प्रमुख बोलता था, ठीक है ना। और कुछ जैसे कि रामायण में भी आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि कौशल, अयोध्या जो थी, वहाँ के मंत्री को सुमंत बोलते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो पद होते थे उनके नाम होते थे। तो यहाँ पर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाटिल, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल शब्द का उपयोग होता था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई? मैं आपको बताया था 1880 से लेके 1884 लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। और एक टाइम पीरियड और है 1993 लॉर्ड कार्नवालिस। लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस के समय कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन 1880 से लेकर 1884 में लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे, और इन्होंने स्थानीय स्वशासन की भारत में नींव रखी थी। ऐसा बोलते हैं कि लॉर्ड रिपन का दिल भारत के लिए धड़कता था, ठीक है ना। तो 1880 और 1884 के बीच में कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है? 1882। रिपन ने जब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, और रिपन 4 साल के लिए थे ही गवर्नर,
तो इन्हीं 4 साल के अंतर्गत ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होगी। तो इसमें से कौन सा डेटा मिल रहा है? 1882। अर्थात लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, लॉर्ड रिपन, अर्थात क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, यदि सपोज करिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके ऑप्शन में है और लॉर्ड रिपन नहीं है, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन है तो आंख बंद करके इन पे ही टिक कर दीजिए। सपोज करिए कि यदि आपके ऑप्शन में लॉर्ड रिपन है ही नहीं और आपके ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस दिख रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 1793 में लॉर्ड रिपन ने भी थोड़ा सा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी थोड़ा सा प्रयास किया था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए। तो रिपन है तो रिपन है, यदि रिपन नहीं है और लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो कॉर्नवालिस पर भी आप टिक कर सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ये क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन। मैं आपको पहले भी था बताया कि लॉर्ड रिपन नहीं है तब कॉर्नवालिस के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन रिपन है तो रिपन। जैसे कि आपके घर में यदि दादाजी हैं तो जो कार्ड आता है ना, जो शादी का कार्ड आता है उनके नाम से ही आता है, जब दादाजी नहीं होंगे तो पिताजी के नाम से आएगा। तो रिपन जो हैं वो स्थानीय स्वशासन के दादाजी हैं, जब तक ए हैं तब तक तो वहीं रहेंगे, यदि ए नहीं है तब इनके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का लॉर्ड रिपन चौथा। 1880 से लेकर 1884 तक भारतवर्ष में इनका समय काल रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया? दोस्तों जब ग्राम पंचायतों को संविधान में शामिल किया गया तो कौन से संविधान में संशोधन हुआ? मैं आपको बार बार पढ़ाया हूँ, अनुच्छेद 32, 40, 36 और 44। अनुच्छेद 40, ठीक है ना, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व में इसको शामिल किया गया है ग्राम पंचायतों को। और नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में अपनी वीडियो में विस्तार से बताया हूँ। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो आंसर नंबर बी होगा 8वें का। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देश आज़ाद हुआ जब देश में पहली सरकार बनी पंडित नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है ना। 51 और 52 के मध्य में चुनाव हुए थे और 52 में सरकार का गठन हो गया था। जैसे ही सरकार का गठन हुआ वैसे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया। अर्थात 50 में तो सरकार बनी ही नहीं थी, 54 के पहले ही बन गई थी, अर्थात 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1952। जैसे ही पहली सरकार भारत में फॉर्म हुई पंडित नेहरू के उसमें जब वो प्रधानमंत्री बने तो 1952 में ही वो स्टार्ट कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनने की सिफारिश दी थी? दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति थी जो कि सबसे पहले इसका गठन हुआ था, इन्होंने बताया था कि पंचायत को 3 स्तर में तोड़ दो। एक ग्राम पंचायत, बोलिए दूसरा क्या होगा? गुड, क्या होगा? क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना, और तीसरा क्या होगा? जिला पंचायत होगा। तो बलवंत राय ने इन 3 स्तर पर पंचायतों को तोड़ने का काम किया था, एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 स्तरीय कहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर ग्राम पंचायतों यानी कि पंचायत को तोड़ने का प्रावधान किया था कि हमारे एक जिले के यूनिट में 3 स्तर पर पंचायतें होनी चाहिए, एक गांव के स्तर पर, एक ब्लॉक के स्तर पर। ब्लॉक के स्तर को क्षेत्र पंचायत कहते हैं और जो जिले के स्तर पर होता है उसको जिला पंचायत कहते हैं, और जो गांव के स्तर पर होता है दोस्तों उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है ना। बलवंत राय मेहता जी, देखिए फिर बलवंत राय आ गए। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया?
विकेंद्रीकरण अर्थात शासन को तोड़ना, छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, अर्थात केंद्र के स्तर पे शासन हो, राज्य के स्तर पे हो और पंचायत के स्तर पे हो। जब बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश की कि पंचायतों के रूप में, जिलों को पंचायतों के रूप में तोड़कर कुछ शासन उनके हाथों में भी सौंप दिया जाए, तो इसका सबसे पहले असर आंध्र प्रदेश पर पड़ा था दोस्तों। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, कुछ मेरे भाइयों को राजस्थान भी दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश में हो गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में हुआ, ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश। लेकिन जब 40वां संविधान संशोधन हो गया 1992 में, तब उस समय पूरे देश में इसको लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन छिट-फुट 1-2 प्रदेशों ने इसको पहले भी लागू कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन जब संविधान बन गया, जब नियम बन गया, जब कानून बन गया, तो सभी प्रदेशों ने इसको लागू किया, ठीक है ना। कानून बनने के बाद कौन से प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था? मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना। और कानून बनने के पहले जब सिर्फ सिफारिश हुई कि ऐसे भी इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पंचायती व्यवस्था थी वह राज्य सूची का विषय था, तो राज्य अपने स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था पहले भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, कि आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के बाद। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक और समिति है जिसे हम क्या बोलते हैं? अशोक मेहता समिति, ठीक है ना। तो यह कब आई थी? 1972, 74, 77 और 79। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आपका? बताइए। 1977। तो पंचायती राज संस्थानों के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ऐसे जो डेटा हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि समिति का गठन कब हुआ था। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक, GVK राव समिति, LM सिंघवी जो सबसे लास्ट में आई थी, इन्होंने बोला था कि यार पंचायती राज संस्थान जो है ना, ये राज्यों के मन पे मत छोड़ो कि तुम अपने से बना लो, कुछ कर लो या फिर मत करो, इसको कानून ही बना दो कि सबको अपने प्रदेश में लागू करना अनिवार्य हो जाए। तो इतनी सुंदर बात LM सिंघवी समिति ने की थी कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ठीक है ना, इसको संविधान का अंग बना दिया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? 70, 91, 89 और 92। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी। 1989 में PK थुंगन समिति का गठन हुआ था, यह आप लोग को याद रखना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो हम लोगों ने इसको बार बार पढ़ा है कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो 243 तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 243 तो इसका करेक्ट आंसर है। AB AD में डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के 243A यानी कि स्टार्टिंग में ही अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है कि हमें एक ग्राम सभा का गठन करना है, ठीक है ना। ग्राम सभा की कार्यपालिका है, ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? ग्राम पंचायत। गांव जो होती है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य करती है। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? सामुदायिक कल्याण, सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा और उपरोक्त सभी। हमने ग्राम सभा के कार्यों की एक पूरी लिस्ट देखी थी, उसमें यह तीनों चीज मेंशन है, अर्थात सामुदायिक कल्याण, समाज के कल्याण के बारे में कार्य करना, बजट पर विचार विमर्श करना कि कितना बजट होगा हमारे गांव के कार्य करने के लिए, वार्षिक लेखा पर चर्चा, अर्थात ये सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? पंचायतों में चुनाव जो इलेक्शन होता है ना, जो पंचायतों में इलेक्शन होता है वो कौन करता है?
मैंने आपको बताया था कि राज्य चुनाव आयोग जो होता है वह पंचायतों के इलेक्शन को करवाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 2,12,000, 2,39,000, 2,40,000 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में ग्राम पंचायत की जो कुल संख्या है वो 2.5 लाख से अधिक ही है, ठीक है ना। और लगभग 6.5 लाख भारत में गांव हैं। तो इसलिए भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या में से इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अर्थात इसका डी आंसर होगा। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो सबसे लेटेस्ट सन 2011 में जनगणना हुई थी उसके बाद 2.5 लाख है, ठीक है ना। 2,40,000 में 10,000 अधिक है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33, 50, 10, 20। 50 में कन्फ्यूजन मत होना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 33% सीट तो आरक्षित होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ प्रदेश अपने यहाँ पर इसको बढ़ा के 50% कर दिए हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है वो 33% तो होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 33%, ठीक है ना, कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। यदि 100 जगह इलेक्शन हुआ तो 33 जगह सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं खड़ी होंगी इलेक्शन में। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर या फिर आबादी वाले गांव के बराबर। दोस्तों गैर आबादी वाले गांव क्या होते हैं? कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे गांव बनाए जाते हैं कि वर्ष के कुछ समय आदमी वहाँ पर रहता है और वर्ष के कुछ समय आदमी यहाँ पर रहता है। जैसे ठंड आ गया तो यहाँ से हट के वहाँ चले गए, बरसात आ गई तो वहाँ से हट के यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ गांव बनाए जाते हैं जिनको हम गैर आबादी वाले गांव कहते हैं, कि वर्ष के कुछ समय वहाँ पर कोई नहीं रहता, वो गैर आबादी वाले गांव हैं। तो हमारे देश में जो ग्राम पंचायतें हैं वह ऐसे गांव से तो अधिक ही होंगी। ऐसे गांव पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 से 30 हज़ार ही हैं, उससे अधिक नहीं है, ठीक है ना। अब तो इनकी संख्या और तेज़ी से घट रही है। गैर आबादी वाले गांव अर्थात ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां पर वर्ष के कुछ महीने निवास करने के लिए गांव के लोग एक गांव बनाते हैं, ठीक है ना, वहां पर परमानेंट नहीं रहते। तो गैर आबादी वाले गाँव से अधिक भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या निश्चित रूप से है। आइए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? मैं आपको बताया हूं, यदि पंचायत भंग होगी तो 6 माह के अंदर ही अंदर वहां पे चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है ना। 6 माह से अधिक का समय बिना ग्राम प्रधान, बिना मुखिया के गांव नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों मैं आपको बताया था 21 वर्ष। 21 साल से अधिक यदि कोई व्यक्ति है तो वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता है, उम्मीदवारी रखता है, वह एलिजिबल है। पंचायतों के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है? व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, गांव में कोई नाटक मंडली कुछ हो रहा है तो वहां पर दुग्ध उत्पादन कर में भी ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है, अर्थात उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया कि पंचायत की आय के स्रोतों में व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर और उपरोक्त सभी, इस प्रकार के सारे टैक्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब हम एक नए चैप्टर के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि वह चैप्टर जो हो वो केंद्रीय योजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग अभी भी रैंक9 अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत आकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।